हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक हमें अवेलेबल हुई है 12th स्टैंडर्ड की, तो वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, सॉल्यूशन की वीडियोज़। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो वो वीडियोज़ जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सब कुछ। एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट तो सब सब्जेक्ट की बनाई है, इकोनॉमिक्स की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स की, आपके इसकी एसपी की, अकाउंट्स जल्दी ही जैसे ही बोर्ड अपलोड करेगा तो उसके सॉल्यूशंस भी मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी अवेलेबल करके दूंगी। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जस्टिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को है ना 6 जस्टिफिकेशंस ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो अभी आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो 7 से वीडियो नंबर 7 से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्या ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में? इफ वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या फ्लेक्सिबल है या रिजिड है? तो इसको आपको जस्टिफाई करना, ये फ्लेक्सिबल है तो ये फ्लेक्सिबल कैसे है? तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे while achieving goal of an individual or an organization it is always important to use different सिस्टम और टेक्निक्स यूज करना बहुत जरूरी होता है। अलग अलग नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज। इसको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन है, जैसी स्थिति परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग इसमें भी चेंजेस लाया जा सकता है, मॉडिफिकेशन लाया जा सकता है। नाउ मैनेजर्स कैन बेंड दीज प्रिंसिपल्स टू सूट द रिक्वायरमेंट को सूट करने के लिए उनको जैसे चाहिए वैसे मैनेजमेंट झुक सकते हैं। वो मतलब उसको रिजिड नहीं रखेंगे वो प्रिंसिपल्स को। जो प्रिंसिपल्स वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए सेट करते हैं, उन प्रिंसिपल्स में वो मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट। नाउ जैसे कोविड के सिचुएशन में कैसे बहुत सारे चेंजेस आए, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में, तो सब जगह पे मैनेजमेंट में चेंजेस आ जाता है सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. So the situation in the business organization keep on changing continuously. Management principles can be adjusted or modified and used in the organization according to its need. उनकी जरूरत के मुताबिक वो एडजस्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल्स। मतलब हम उसको फ्लेक्सिबल नेचर में है तो चेंजेस उनमें ला सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है इन नेचर में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम आपके होने वाले हैं। ये बोर्ड की तरफ से ये डिक्लेयर हो चुका है फिर से, एंड कुछ जगहों पे है ना हॉल टिकट भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो आप है ना अपना फोकस पूरा अपने स्टडीज पे रखिए एंड क्वेश्चन बैंक्स को भी जरूर सॉल्व कीजिए ना। यहाँ पर 8th जो है वेयर हाउसिंग इज इम्पॉर्टेंट। वेयर हाउसिंग इम्पॉर्टेंट किस प्रकार से? वेयर हाउसिंग का मतलब क्या है पहले हम लिख देंगे। तो वेयर हाउसिंग रिफर्स टू द स्टोरेज, इट रिफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स। गुड्स को है ना एक साथ गुड्स कंज्यूम नहीं हो पाता है, एक साथ उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। प्रोडक्टेड जो प्रोड्यूस्ड वर्क होता है, जो प्रोड्यूस्ड आउटकम होता है, फिनिश्ड गुड्स, उनको भी हमें प्रिजर्व करना पड़ता है, रॉ मटेरियल को भी प्रिजर्व करना पड़ता है। तो इट मीन्स इन सिंपल अगर हम बोलेंगे तो वेयर हाउसिंग का मतलब क्या था? स्टोरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को स्टोर करके रखना। नाउ वेयर हाउसिंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। ये क्या है? तो ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है जो कि कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? विद स्टोरिंग, स्टोर करने से लेकर इवन प्रिजर्व, मतलब वही स्टोर करना ही उनका एम नहीं, उसको है ना बचा कर रखना भी। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी उसको डंप कर दिया और बाद में वो चीजें खराब हो गई, वो गुड्स खराब हो गए, वैसा नहीं। उनको प्रिजर्व करने का भी इंतजाम करना पड़ता है, तभी तो जो है कोल्ड वेयर हाउसेस होते हैं वो जो है पैरिशेबल गुड्स के लिए रहते हैं। फिर जो ड्राई वेयर हाउसेस है वो ड्राई रॉ मटेरियल्स वगैरह के लिए रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिजर्व करना पड़ता है गुड्स को भी। फ्रॉम टाइम ऑफ प्रोडक्शन के समय से लेकर टाइम ऑफ कंजम्पशन करने तक उसको है ना प्रोड्यूस करना स्टोर करना पड़ता है। नाउ वेयर हाउस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबिलाईजेशन। प्राइस को स्टेबल रखने में भी वेयर हाउस है ना बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब प्राइस में जो फ्लक्चुएशन
फ्लक्चुएशंस होते हैं, हमें पता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ऑलवेज फिक्स्ड रहता है, ऐसा नहीं है, उसको कंट्रोल करने में भी वेयर हाउस है वो सपोर्ट करता है। नाउ इट इज अचीव्ड बाय द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी बाय वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कर कर हम टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, टाइम यूटिलिटी के थ्रू इसे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इट ऑल्सो क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी भी ये क्रिएट करता है। तो प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट करता है, जब इसकी रिक्वायरमेंट आएगी, जब इसकी नीड आएगी, इसकी डिमांड आएगी, तो उसको है ना सप्लाई किया जाएगा एट दैट प्लेस, तो उसको प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। वेयर दे आर रिक्वायर्ड, जहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर। Now warehouses nowadays provide the facility of पैकिंग की फैसिलिटी भी वेयर हाउसेज ने प्रोवाइड की हुई है अभी आजकल। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी प्रोसेसिंग से लेकर ग्रेडिंग से लेकर सारा काम वेयर हाउस में होता है। नाउ वेयर हाउसिंग एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस का भी सोर्स होता है बिजनेसमैन के लिए फॉर मीटिंग बिजनेस ऑपरेशंस। कुछ बिजनेसमैन लोग ऐसे भी हैं जो लोग क्या करते हैं, जिनके गोडाउन्स होते हैं वो सामान स्टोर करके रखते हैं और उसके लिए वो चार्ज करते हैं। हैंस वेयर हाउसिंग इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए हम बोलेंगे कि वेयर हाउसिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ 9th क्वेश्चन यहाँ पर, बिजनेस सर्विसेज आर नेसेसरी, क्या बिजनेस सर्विसेज जरूरी है, नेसेसरी है? तो बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज, ये वो सर्विसेज है विच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली, और बिजनेस को फंक्शन करने में हेल्प करता है बिना किसी रुकावट के, वो उसे फंक्शन करने के लिए बिजनेस सर्विसेज हेल्प करता है। तो कैसे एक्टिविटीज करने के लिए हेल्प करता है, तो बहुत अलग अलग बिजनेस सर्विसेज में भी बहुत सारे टाइप के सर्विसेज है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सम ऑफ द जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है उनमें से बैंकिंग हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, तो सभी हम लोग अवेयर है बैंकिंग से, कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन वगैरह हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, वेयर हाउसिंग है, एक्सेट्रा, ये तो सारे के सारे बिजनेस सर्विसेज हैं। अभी आपको क्या करना है, इसको आंसर को लिखने के लिए आपको बैंकिंग का मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, तो बैंकिंग कैसे हमको हेल्प करती है, ऑटोमेटिकली उसकी नेसेसिटी हमको है ना उसकी मीनिंग में समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which deals the deposits and advances and other related services से डील करता है। Now ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशंस इकोनॉमी, नेशन की इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट। इट इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है ट्रांसपोर्ट के द्वारा। एंड देन इंश्योरेंस क्या करता है, तो इंश्योरेंस कैसे नेसेसरी है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज है, तो इंश्योरेंस का मतलब इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्शन देता है कंपनीज को, पर्सन को। नाउ इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मतलब ये है ना रिस्क को मैनेज करने का काम करता है, और इसका जो प्राइमरी यूज है वो है कि ये जो अनसर्टेन लॉस है, जो कंटीजेंट लॉस है, जिसको हम मतलब अनप्रिडिक्टेबल ऑल ऑफ सडन जो लॉसेस हो जाते हैं, तो उनको ये है ना कवर अप करता है। नाउ वेयर हाउस, तो अ वेयर हाउस इज डिफाइंड एज, तो आप इन सबको अंडरलाइन कर सकते हैं इन वर्ड्स को, जैसे वेयर हाउस है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, बैंक है। नाउ यहाँ पर अ वेयर हाउस इज डिफाइंड as an establishment for storage or accumulation of goods। एस्टेब्लिशमेंट मतलब जहां पर सेटअप होता है स्टोर करके रखने का, गोडाउन जहां पे स्टोर करके रखा जाएगा, एक्यूमुलेट करके रखे जाएंगे गुड्स एंड सरप्लस कमोडिटीज विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली, वो कमोडिटी जो है ना इमीडिएटली जिसकी जरूरत नहीं पड़ती, कैन बी स्टोर्ड इन वेयर हाउस, दे कैन बी सप्लाइड एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर, जब कस्टमर को उसकी जरूरत होती है तब उसको सप्लाई कर दिया जाएगा गोडाउन में, तब तक रखना पड़ता है, रखना भी चाहिए, नहीं तो स्टॉक की कमी हो जाएगी तो फिर सप्लाई कहाँ से होगा। देन कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, आइडियाज एक्सचेंज करने का आर्ट। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों से आइडियाज एक्सचेंज कर रही हूँ, मैं आपसे नॉलेज शेयर कर रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो रहा है। इंटरनेट इज ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर। सो द प्रोसेस ऑफ passing any information from one person to another with the help of some medium, किसी मीडियम को यूज कर मीन्स ऑफ मीडियम को यूज कर इस टर्मलेस कमीशन, तो हम बोलेंगे हैंस बिजनेस सर्विसेज आर नेसेसरी, इसीलिए जो बिजनेस सर्विसेज है वो बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है आउटसोर्सिंग इज इम्पॉर्टेंट। आउटसोर्सिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, तो आउटसोर्सिंग होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है जहां पर है ना अब प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी को स्पेशलाइज्ड एजेंसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो
पर्टिकुलर बिजनेस इंस्टीट्यूशन है वो है ना टाई अप करती है स्पेशलाइज्ड एजेंसी के साथ में, उनको टास्क देती है ताकि वो अपने मेन टास्क पर फोकस कर सके। तो यहाँ पर ये होता है आउटसोर्सिंग एंड इट रिड्यूसेस। इससे क्या होता है कि है ना जो कंपनी का जो मेन टारगेट है वो आराम से वो लोग अचीव कर सकते हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, दे कैन सेव देयर टाइम एंड इवन दे कैन सेव देयर कॉस्ट ऑल्सो, क्योंकि वो है ना एफर्ट्स के लिए है ना ट्रेनिंग की कॉस्ट एंड एफर्ट्स ऑन ट्रेनिंग वो अपने ही एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के बजाय वो है ना आउटसोर्स करेंगे, मतलब बाहर के एक्सपर्ट्स को वो जब हायर करेंगे तो काम आसान भी हो जाएगा, ट्रेनिंग की कॉस्ट में भी उनका खर्चा नहीं होगा। स्पेशलाइज लोगों को वो लोग है ना ये कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। नाउ आउटसोर्सिंग स्टिमुलेट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देन एम्प्लॉयमेंट, देन एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री, इसको भी बढ़ावा देता है आउटसोर्सिंग। then mostly the tasks are given to the people who are skilled in that particular field। ये टास्क जो होता है स्पेशलाइज्ड पर्सन को दिया जाता है जो उसमें स्किल्ड होता है, उसमें जिसमें उसका कौशल्य होता है। नाउ दिस प्रोवाइड्स विथ बेटर लेवल ऑफ सर्विस एंड फ्यूअर चांसेस ऑफ एरर्स। तो इससे क्या होता है कि है ना मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और सर्विस भी अच्छी मिल जाती है। नाउ विद द हेल्प ऑफ कंपनीज, विद इट्स हेल्प कंपनीज कैन फोकस ऑन, जैसे मैंने आपको बोला उनका जो कोर एरियाज है, उनका जो मेन एरियाज है, उनका जो मेन एक्टिविटी है वो लोग उस पर फोकस कर सकते हैं, विच लीड टू बेटर प्रॉफिट्स एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। और उनसे उनके जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव ऑन इन्वेस्टिंग इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को में यहाँ पर इन्वेस्ट करने में कैन सेव ऑन इन्वेस्टिंग, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लोग आउटसोर्स करेंगे तो वो लोग ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड होंगे, दे विल अरेंज फॉर एवरीथिंग। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। नो आउटसोर्सिंग एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना बेस्ट नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे कि है ना केपीओ एंड एलपीओ जो है, केपीओ इसका सेगमेंट है, आउटसोर्सिंग का सेगमेंट हुआ, एंड एलपीओ तो ये सारे इसी आउटसोर्सिंग से रिलेटेड हो गए। तो हैंस आउटसोर्सिंग इज एन इम्पॉर्टेंट, ये जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है और आपको डिफिकल्ट नहीं लग रही है, और पढ़ने का टास्क तो आपको बनाना पड़ेगा। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द स्टडीज तो करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स है जो अपना भला समझते हैं वो हर चीज़ों को समझ कर चलते हैं, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, देयर इज नो अदर वे आउट, राइट। तो यहाँ पर बीपीओ केपीओ ये सब आउटसोर्सिंग के ही पार्ट्स है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर चेंजिंग। तो सोसाइटी के टुवर्ड्स जो जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है वो चेंज हो रहे हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज चेंजिंग, वो चेंजेस आ रहे हैं कि भाई है ना जो सोसाइटीज़ है वो क्या चाहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, उनकी उम्मीदें क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डील करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस शुड बी परफॉर्म्ड इन सच ए मैनर। हर एक एक्टिविटी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो है ना किसी को भी हार्म ना करे, सोसाइटी को हार्म ना करे, क्योंकि समाज के बिना कुछ नहीं है, राइट। सो दैट दे विल नॉट हार्म एनी पार्ट ऑफ सोसाइटी rather than they will protect and contribute। और इसके बजाय उनको हार्म करने के बजाय वो उन्हें प्रोटेक्ट करे, उनको सेफ गार्ड करे, और है ना समाज की भलाई के लिए वो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन भी करे। तो है ना कॉर्पोरेट जो CSR हम जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके हिसाब से उनको है ना कुछ सर्टेन परसेंटेज 2% उनको है ना कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नाउ सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस फर्म्स है अंडरगॉन ए ड्रास्टिक चेंज ओवर द ईयर्स। समय के साथ है ना इसमें भी बहुत चेंजेस आए हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी है सोसाइटीज की। पहले टाइम में क्या था, इन अर्ली डेज बिजनेस आर व्यूड ओनली एज अ प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले हम ऐसे माना जाता था पहले के समय में, पुराने समय में, कि भाई बिजनेस जो है वो है ना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब है ना एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई है। बट टुडे सोसाइटी एक्सपेक्ट्स बिजनेस टू बी और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी उनको साथ साथ बनना है, ये सोसाइटी की मांग है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोशल वेलफेयर, एंड सोशल वेलफेयर के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन भी देना है।
नाउ हैंस एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर चेंजिंग। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो है ना चेंज हो रही है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चेंज हो रही है, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर 11 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पर जस्टिफिकेशन है उनके आंसर्स मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, तो तब तक आपको इनको रिवाइज करना है, स्टडी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि सबको हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।